अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। वो खौफनाक औरत मेरे सामने बैठी थी। शक्लो सूरत की तो अच्छी थी, मगर इस सूरत हाल में मुझे वो बहुत खौफनाक लग रही थी। और फिर उस वक्त उस जगह का माहौल ऐसा था जो मेरा दिल दहलाए जा रहा था। और जो मंजर मैंने अभी देखा था, 2 लाशें खून में लथपथ, उसने मेरे हवास बिगाड़ कर रख दिए थे। मैं उससे फौरी तौर पर जान छुड़ाकर वहां से भागना चाहता था, मगर वो औरत कहने लगी, तुम मेरी कहानी सुने बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। वो मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देख रही थी। मुझे तुम्हारी कहानी से क्या दिलचस्पी हो सकती है? मैंने उससे कहा तो वो बोली, मेरी कहानी से तुम्हें दिलचस्पी हो या ना हो, मगर अब तुम इस कहानी का हिस्सा बन चुके हो। मैं उसकी बात पर गड़बड़ा कर उसे देखने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ भाई, तुमने उन दोनों को दफन किया है, इसलिए अब भी तुम उस कहानी का हिस्सा हो। जब मुझे वहां से भागने की कोई सूरत नजर ना आई तो मैं फौरन बोला, जल्दी से मुझे कहानी सुनाओ, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। वो हंसकर बोली, मैं जानती हूँ तुम चोर हो। मेरे एक इशारे पर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो सकता है और तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। यहाँ पर चोरों को वैसे भी बख्शा नहीं जाता, और जो काम तुमने अभी किया है उस पर तुम्हें क्या सजा देंगे? मैंने कहा तो वो बोली, ऐसा तुम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम मेरे घर में मौजूद हो और तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकती हूँ। उसकी धमकी पर मैं लरज कर रह गया। जल्दी बोलो। नहीं, ऐसे नहीं, आराम से, उसने कहा। कुछ देर सांस लिया और फिर बोलना शुरू की। मेरा नाम फहमीदा है। ये 2 लोग जो कत्ल हुए, इनमें बूढ़ी औरत मेरी माँ और दूसरा नौजवान मेरा भाई था। मैं उसकी बात सुनकर हैरत ज़दा रह गया। मेरे जहन में तो कुछ और ही बात थी कि शायद वो उसकी सास और वो उसका शौहर होगा, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्ट निकला। मगर तुमने अपनी माँ और अपने भाई को कत्ल क्यों किया? मेरी बात सुनकर वो बोली, मैंने अपनी माँ को कत्ल नहीं किया, मगर भाई मेरे हाथों कत्ल जरूर हुआ। आराम से सुनो, मैं तुम्हें शुरू से सुनाती हूँ। मैं, मेरा भाई और मेरी माँ इस घर में रहते थे। मेरी माँ ने शुरू से मुझे और मेरे भाई को पाला, क्योंकि हमारे वालिद बचपन में ही फौत हो गए। फिर हमारी माँ ने हमारी कफालत की। हमारे माली हालात ज्यादा बुरे नहीं थे, जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। हमारी माँ ने हमारी खातिर दूसरी शादी नहीं की। भाई को बहुत लाड प्यार दिया, जिसकी वजह से वो बिगड़ गया और बुरी सोहबत में पड़ गया। इस दौरान मेरी शादी एक घर में हो गई, मगर भाई की आते न बदली। मैंने माँ से कहा, माँ इसकी शादी कर दो। माँ उसकी शादी करना चाहती थी, मगर वो मानता नहीं था। बुरे दोस्तों की सोहबत, जुए और ना जाने क्या क्या। इस दौरान मैं अपने शौहर के साथ अपने घर में रही, मगर हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने हमें औलाद से महरूम रखा। इसमें भी खुदा की कोई मर्जी थी। मेरी सास और मेरी नंदे हर वक्त मुझे औलाद ना होने के ताने देती रहती। मेरी जिंदगी अजाब हो गई। पहले तो मेरे खामन ने मेरा साथ दिया, फिर मेरा खामन भी अपनी माँ और बहनों के साथ मिल गया, और फिर जब उसने मुझे जलील करना शुरू किया तो उस घर की दीवारें मुझ पर मजीद तंग हो गईं। जब मेरी जिंदगी वहां बहुत मुश्किल और अजीरन हो गई तो फिर मैंने उस घर को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि मुझे वहां अपनी जान खतरे में नजर आने लगी थी। मुझे लगता था कि शायद एक दिन मेरी सास और मेरी नंदे मुझे शायद जान से ही ना मार डालें और मेरा खामद कुछ नहीं कर सकेगा। वो बेबस इंसान की तरह देखता रहेगा। और फिर जब मैंने अपने खामद से बात की तो उसने अपनी माँ और बहनों की हाँ में हाँ मिलाई, और फिर मैंने उस दिन तंग आकर वो घर छोड़ दिया और माँ के पास आ गई। यहाँ आकर देखा तो भाई बहुत बिगड़ चुका था, माँ से बात बेबात लड़ता। मैं पहले ही खामद और सास की सताई हुई थी। नंदों ने भी कोई कसर न छोड़ रखी थी। खामद ने मुझे तलाक भेज दी। मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था, मगर यहाँ आकर माँ ने मेरे सारे सदमे और सारे गम अपने सर ले लिए। वो दिन रात मेरी दिलजोई में लगी रहती। आखिर माँ थी, मेरे दुख को समझती थी, मगर भाई का रवैया देखकर मैं दिल ही दिल में कुड़ती रहती। वो माँ के साथ बदतमीजी करने से बाज नहीं आता। घर में जहाँ उसे पैसे रखे नजर आते उठा कर ले जाता, कभी मांग कर तो कभी चोरी करके। उसको जुए की लत ऐसी लगी कि वो पैसे हारने लगा, और दिन ब दिन हम मुश्किल हालात से दो चार होने लगे। मैंने उसको समझाने की कोशिश की तो वो मेरे साथ भी लड़ने लगा, और फिर हाथ उठाने से भी बाज नहीं आया। फिर आखिर तंग आकर मैंने माँ से कहा, माँ इसकी शादी क्या करनी है? ये तो जिसको लाएगा उसकी जिंदगी भी अजीरन कर देगा। भाई मेरे इसी समझाने और नसीहतों से मेरे खिलाफ हो गया, और माँ जब मेरी तरफदारी करती तो वो माँ से भी लड़ने लगता। पिछले 1 साल से हम इसी अजाब से दो चार थे, और फिर आखिर आज मैं अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी कि वो घर आया और माँ से पैसों का मुतालबा करने लगा।
तो उसने माँ से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया और फिर इसी दौरान तलक कलामी बढ़ी और उसने छुरी उठाकर माँ के पेट में घोंप दी। उस बदबख्त ने अपनी सगी माँ को कत्ल कर डाला। मैं ये देखकर तो हैरान रह गई। एक लम्हे के लिए तो मैं सदमे में आ गई। मुझे यकीन नहीं था कि मेरा भाई इतना जलील और घटिया निकलेगा कि इस हवस और जुए की खातिर अपनी माँ पर हाथ उठाने से भी बाज नहीं आएगा। माँ के मरने से तो मेरी दुनिया लुट चुकी थी। भाई ने गुस्से और तैश में आकर माँ के पेट में छुरी तो घोंप दी, मगर फिर जब उसे होश आया तो वो बुरी तरह परेशान था कि आखिर उससे क्या हो गया। लेकिन इधर मेरी हालत गैर हो चुकी थी। मुझे सामने एक कातिल खड़ा नजर आ रहा था जिसने मुझसे मेरे जीने का सहारा छीन लिया और फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। मैंने भाई पर हमला कर दिया और उसे छुरियों के पे दर पे वार करके खत्म कर दिया। वो अपना बचाव भी न कर सका। माँ के कत्ल हो जाने के बाद वो सख्त बदहवास था। माँ के मरने के बाद मुझे उससे कोई आस उम्मीद नहीं थी। जिसने माँ को कत्ल कर डाला वो मुझे भी मार सकता था और उसका मर जाना ही अच्छा था। उसकी सजा यही थी। फिर मैंने उसे कत्ल कर डाला और उसी दौरान तुम आ गए। अब मुझे ये बताओ कि तुम मेरे घर चोरी की नीयत से आए थे ना? तुम चोर हो। मैं उसके सवाल पर गड़बड़ा गया। उसकी सारी कहानी बड़ी दर्दनाक थी। हाँ, मैं चोर हूँ, तुम्हारे घर चोरी की नीयत से आया था। अच्छा, फिर बताओ तुम्हारी क्या सजा है? उसने कहा तो मैं उसकी तरफ देखने लगा। सजा की क्या बात, मैंने तुम्हारे घर से कुछ नहीं चुराया, उल्टा तुम्हारी मदद की। हाँ ये तो है, तुमने मेरी मदद की, मगर मैं तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ूं? अगर तुम यहाँ से चले गए तो मेरा राज फाश कर दोगे कि यहाँ पर 2 कत्ल हुए हैं और दोनों कत्ल मेरे गले पड़ जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। उसकी आखिरी बात सुनकर मैं फिर परेशान हो गया। और हाँ, कोई होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। अब तो मैं घबरा गया। अब तो वहां से भागना मेरे लिए लाजमी हो गया था। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, मैं बिजली की तेजी से उठा और भागने की कोशिश करने लगा। मगर ये क्या, मैं जितनी फुर्ती से उठा, मुझसे ज्यादा फुर्ती से वो उठी और उसने खंजर मुझ पर तान लिया और धाड़ कर बोली, खबरदार, एक लम्हे से पहले मैं खंजर तुम्हारे सीने में उतार दूंगी। उसकी बात सुनकर मैं फौरन वहीं जम गया। बैठ जाओ आराम से। मैं फिर मायूस होकर बैठ गया। अच्छा ये बताओ, इतने खूबसूरत नौजवान होकर चोरी का पेशा क्यों अपनाए हो? मुझे तो पढ़े लिखे भी लगते हो। उसने मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा। मैं हैरान था, लड़की कितनी तेज और चालाक थी। उसने फौरन मुझे पहचान लिया था। हाँ, पढ़ा लिखा तो हूँ, मगर पढ़े लिखे होने से पेट की भूख तो नहीं मिटती, मैंने तल्ख लहजे में कहा। अच्छा, तो क्या चोरी करने से पेट की भूख मिटती है? हाँ। क्या मेहनत मजदूरी करके रोजी नहीं कमाई जा सकती? हाँ, कमाई जा सकती है, मगर सिर्फ 2 वक्त की रोटी। जिंदगी की आसाइशें तो मुयस्सर नहीं, मैंने मजीद जहर खुंद लहजे में कहा। अच्छा, तो गोया दुनिया फतह करना चाहते हो और दुनिया का मजा लूटना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। देखो, मैं वादा करता हूँ मैं इस राज को किसी सूरत पर्दा नहीं उठाऊंगा। तुम मुझे खुदा के लिए जाने दो। वो कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, ठीक है, मुझे तुम पर एतबार है, मगर मैं तुमसे एक बात का वादा चाहती हूँ। हाँ बोलो। तुम दोबारा मेरे पास आओगे। उसकी बात सुनकर मैं चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। मगर क्यों? इसलिए कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। ये बात कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। शायद उसे अपनी माँ की याद सताने लगी थी, जिसे अभी अभी हम दोनों ने गड्ढे में दफन किया था। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ कि सही तरीके से अपनी माँ की तदफीन भी नहीं कर सकी। कुछ देर वो रोती रही और मैं उसे खामोश भी ना करवा सका। अब मुझे न जाने क्यों उससे हमदर्दी महसूस होने लगी थी। जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था और जो दिल में सोचा था, सारा कुछ उसके उल्ट निकला। मेरे ख्याल में वो दोनों कत्ल उसने किए थे, मगर उसने जो बात बताई वो सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने हमदर्दी से उसका हाथ थाम लिया। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा राज राज रहेगा और मैं तुम्हारे पास आता जाता रहूंगा। वो हिचकियां ले लेकर भी रो रही थी। मैं आहिस्ता से उठा और खामोशी से दबे कदमों बाहर की तरफ चल पड़ा। वो मुझे सर उठाकर देखने लगी। इस मर्तबा उसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। शायद उसे मुझ पर एतबार आ गया था। मैं उसके घर से निकला और आहिस्ता से अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। मैं बोझल दिल लिए घर की तरफ जा रहा था। न जाने क्यों इस सारे वाक़े ने मेरे दिल पर बड़ा गहरा असर किया था। मैं था तो चोर, मगर एक इंसान भी था। ये सारा कुछ जो कुछ मेरे सामने हुआ और फहमीदा की दुख भरी कहानी सुनकर मेरे दिल पर न जाने क्यों गम के बादल मंडाने लगे। घर पहुंचकर मैं कुछ देर करवटें बदलता रहा, फिर न जाने किस वक्त मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन मेरी चिराग दिन के साथ शाम के वक्त मुलाकात हुई। मैं सारा दिन घर पर ही रहा। न जाने क्यों आज तबीयत बहुत बोझल थी। जो रात को वाकया देखा था उसका मेरे दिलो दिमाग पर अब भी गहरा असर था। अगली रात न जाने क्यों मेरा दिल चाहा कि मैं फहमीदा से मिलूं। रात के वक्त मैं उसके घर की तरफ चल पड़ा।
मैं उसके दरवाजे पर पहुंचा। इस बार मैंने उसे दस्तक देकर उसके घर जाना था। मैंने दस्तक दी। उसने थोड़ी देर बाद दरवाजा खोला। मुझे देखकर बहुत खुश हुई और मुझे फौरन अंदर बुला लिया। मैं अंदर गया। वो मुझे लिए अंदर कमरे में चली गई। बैठो, उसने पलंग की तरफ इशारा किया। मैं बैठ गया। मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मेरे पास आओगे। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, बस कल के वाक़े का इतना गहरा असर है कि मुझे तुमसे हमदर्दी महसूस होने लगी है। हाँ, बस क्या हो सकता है, जैसे खुदा की मर्जी। फिर वो मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी कि तुम रहते कहाँ हो। जब मैंने उसे बताया तो वो चौंक कर मुझे देखने लगी और फिर मेरे मकान के बारे में पूछा। मैं उसके चौंकने पर बड़ा हैरान हुआ और मैंने पूछा, मेरी उस मकान में रहने पर तुम चौंकी क्यों? वो कहने लगी, कमाल है, उस मकान में तो बहुत कम लोग ठहरते हैं, कोई उसमें ठहरता नहीं क्योंकि वो मकान आसिफ ज़दा मशहूर है। मैं उसकी बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ और मैं कहने लगा, हाँ, जो कुछ लोग कहते हैं दुरुस्त है। वो मेरी बात सुनकर मेरी तरफ गौर से देखने लगी। क्यों, तुम्हें क्या कुछ वहां महसूस हुआ? और फिर मैंने उसे अपने साथ पेश आने वाले वाकयात बता दिए। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, वो मकान वाकई आसिफ ज़दा है और जिस आदमी ने तुमको वो मकान दिया है उसे बिल्कुल ये मालूम है। और रही चिराग दीन की बात, तो चिराग दीन और वो यानी उस मकान का मालिक दोनों आपस में गहरे दोस्त हैं। वो दोनों तुम्हें वहां पर रखना चाहते हैं ताकि लोगों को बता सकें कि वो मकान कुछ भी नहीं, ऐसी बात, कोई आसिफ वगैरह उसमें नहीं है। दरअसल ये उन दोनों की प्लानिंग है। मुझे तो अफसोस है कि चिराग दीन ने तुम्हें मकान लेकर देने से पहले ये बताया नहीं, बल्कि उसने तुम्हें चालाकी से वो मकान दिलवा दिया। मैं उसकी बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा, तो गोया इसका मतलब है कि चिराग दीन को मालूम था कि वो मकान आसिफ ज़दा है? हाँ बिल्कुल, उसको पता था क्योंकि वो के मालिक का बहुत गहरा दोस्त है। वो दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ हैं। दरअसल चिराग दीन और उस मकान का मालिक अनवर, वो दोनों लखनऊ के रहने वाले थे। हिंदुस्तान से जब पाकिस्तान अलग हुआ तो वो यहाँ आए और फिर उन्हें चिराग दीन को वो मकान मिला और मोहम्मद अनवर को वो मकान, और अनवर को वो मकान मिला तो उस मकान के बारे में अजीबो गरीब बातें मशहूर हो चुकी थी क्योंकि उस जमाने में जिस वक्त हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, यहाँ पर बहुत दंगे फसाद हुए और उन्हीं दंगों में उस मकान में जो औरत रहती थी वो मारी गई। सुना है बड़ी बेदर्दी से उस औरत को उसी मकान में कत्ल किया गया था। उस औरत की भटकती हुई रूह है जो बेचैन है, वो उस मकान में भटकती है और हर आने वाले को तंग करती है। हमने तो यही उस मकान के बारे में सुना था और मुझे यकीन है कि उस मकान में ऐसा कुछ है, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला है मैंने यही सुना है कि उस मकान में कोई रहता नहीं। जब लोग आते हैं तो हफ्ता दो हफ्ता रहने के बाद वहां से भाग जाते हैं, लेकिन मालिक खुश है। वो हर आने वाले से कुछ महीनों का किराया एडवांस ले लेता है और जब किराए पर लेने वाला भाग जाए तो फिर वो एडवांस वापस नहीं ले सकता। इसलिए मालिक मकान इस बात को खूब कैश कर रहा है। मगर मैंने तो सुना है कि अनवर और उसके बेटे उस मकान में रहते रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तुमने ठीक सुना है, मगर उनके मकान छोड़ने की वजह भी यही थी क्योंकि उनके घर में आसिफ था। उन्होंने जितना वक्त गुजारा उस वक्त में उनको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन ये बात जरूर है कि वो जितना अरसा रहे परेशान ही रहे। इसलिए उसके बेटों ने जगह नहीं खरीद कर एक नया मकान बनाया और फिर वो वहां चले गए। अब उसके बेटे उसको इस मकान के बेचने पर जोर देते हैं, मगर अनवर इसलिए खुश है कि जो भी यहाँ किराएदार आता है उसको एडवांस में रकम देता है और फिर किराए की मद में जब रकम देकर वो रहने लगता है और जब उसको आसिफ का सामना करना पड़ता है तो वो वहां से भाग जाता है और एडवांस में ली गई रकम से अनवर को फायदा हो जाता है। इसलिए उसने इस मकान को उल्टा कारोबार का जरिया बना रखा है। इसलिए वो उस मकान को नहीं बेचता और वैसे भी जिन लोगों को मालूम है कि वो मकान आसिफ ज़दा है वो उसे खरीदने पर तैयार नहीं होते। मेरे तो ये सुनकर जैसे होश ही उड़ गए। इसका मतलब है कि चिराग दीन और अनवर दोनों ने मिलकर मेरे साथ खूब ड्रामा किया था। वो दोनों जानते थे कि मकान आसिफ ज़दा है, लेकिन दोनों ने मुझे जानबूझकर उस मकान में ठहराया। लेकिन उस वक्त तो मेरी भी जरूरत थी, मैं भी जरूरतमंद था, इस शहर में नया था और मुझे मकान या रिहाइश की फौरी जरूरत थी। मेरी बात सुनकर फहमीदा कहने लगी, हाँ तुम्हारी जरूरत तो थी, लेकिन देखो उन्होंने कितनी चालाकी से तुम्हें उस मकान में ठहराया, और अगर मुझे कोई नुकसान उस मकान में पहुंचा तो? मेरी तरफ देखकर कहने लगी, लगता तो नहीं कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, लेकिन मैं तुम्हें ये मशवरा देती हूँ कि तुम फौरन उस मकान से कहीं और शिफ्ट हो जाओ। और कहाँ चला जाऊं, मेरे पास तो कोई रिहाइश नहीं। फहमीदा मेरी तरफ देखकर कहने लगी, तुम्हारा पेशा यही है? क्या मतलब? मतलब वही जो उस दिन तुम मेरे घर आए थे, चोरी। बहुत बुरी बात, चोरी करना तो अच्छी बात नहीं। मैं उसकी तरफ देखकर शर्मिंदा सा हुआ और सर नीचे करके बोला,
हाँ बस क्या करूं, हालात ने मुझे चोर बना दिया। अगर तुम वादा करो कि तुम चोरी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अपने पास ठहराने को तैयार हूं। मगर किस हैसियत से, मैंने कहा। मेरी बात पर वो सोच में पड़ गई और फिर कहने लगी, देखो तुम अगर मेरे घर रहो तो तुम बाहर नहीं आना जाना। मैं तुम्हें अपने घर में एक कमरा दे दूंगी। कुछ दिन तुम मेरे घर में रह सकते हो, फिर इसके बारे में बाद में सोचेंगे कि हमें क्या करना है। मैं उसकी पेशकश पर कुछ लम्हे के लिए सोच में पड़ गया। मैंने कहा मैं सोचूंगा, और फिर मैं उठकर जाने के लिए तैयार हो गया। रात का वक्त था, मैं उससे इजाजत लेकर निकल आया। वो बहुत अच्छे दिल की मालिक थी और उसने मुझे बहुत बड़ी ऑफर की थी कि मैं उसके पास रह लूं। जवान जान औरत थी, अगर मैं उसके पास रहता तो लोग क्या सोचते, मगर फिर भी उसने सिर्फ मेरी खातिर, मेरा भला सोचते हुए मुझे वहां रहने को तैयार हो गई। मैं दिल ही दिल में तिल मिला रहा था कि चिरागदीन और अनवर ने मेरे साथ बड़ा ड्रामा किया था, मुझे उनको सजा देनी चाहिए। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था। फिर मैं सोचने लगा कि चिरागदीन ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था। क्या हुआ जो उसने थोड़ी सी बेईमानी मेरे साथ कर ली, मगर उस वक्त तो वाकई उसने मेरे साथ नेकी की थी। फिर उसको तो नहीं कुछ कहना चाहिए, मगर अनवर को सजा जरूर देनी चाहिए। लेकिन नहीं, इसमें अनवर का क्या कसूर। गया तो मैं खुद ही था उसके पास मकान लेने, और चिरागदीन ही मुझे लेकर गया था। हालांकि चिरागदीन ने मेरे कहने के मुताबिक मुझे पहले दिन एक होटल में ही लेकर गया था, जिस सराय में मैंने एक दिन क़याम किया था। ये सोचकर मैंने सोचा कि उन दोनों को कुछ नहीं कहना चाहिए। उन दोनों ने मेरी मदद की। क्या हुआ जो उसमें थोड़ा सा उनका लालच भी शामिल था। ये सोचकर मैंने जहन से उनके खिलाफ आने वाली उस नफरत को झटक दिया। अगले कुछ दिन मैंने चिरागदीन से कहा, चिरागदीन मैं इस मकान को छोड़ रहा हूँ। चिरागदीन बड़ी हैरत से मेरी तरफ देखता हुआ बोला, क्यों बाबूजी, क्या हुआ? मुझे उसकी आंखों में छुपे उस सवाल का जवाब नजर आ रहा था। वो खूब जानता था कि मैं क्यों मकान छोड़ना चाह रहा था, मगर फिर भी अनजान बनकर मुझसे जानने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, चिरागदीन तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं मकान क्यों छोड़ना चाह रहा हूँ। मेरे इस जवाब पर वो चोर सा बनकर इधर उधर देखने लगा। बाबूजी फिर भी मुझे कुछ बताएं तो सही। चिरागदीन क्या बताऊं, तुम खुद तो जानते हो कि इस मकान में कोई न कोई आसेब है, और तुमने जानबूझकर मुझे इस मकान में ठहराया ताकि तुम अपने दोस्त के इस मकान को आबाद कर सको। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। मेरी इस बात पर वो मुंह खोलकर हैरानी से मुझे देखने लगा, जैसे उसे यकीन ना हो कि इस बात का कि मैं इस बात को इतनी जल्दी उससे कह दूंगा। मैंने कहा, हाँ चिरागदीन, अगर मुझे सोचो कोई नुकसान यहाँ पहुंच जाए, मकान तो आबाद होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं तो जान से गया ना। चिरागदीन ने यह सुनना था कि वो उठकर मेरे पांव पड़ गया। साहब जी मुझे माफ कर दें, मेरे से वाकई गलती हो गई। मैंने अनवर के इस मकान को आबाद करने के लिए ये सब कुछ किया, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपसे भी नेकी करना चाहता था। खुदा गवाह है कि यहाँ कोई मकान खाली नहीं था, और मुझे आप बहुत भले मनस आदमी लगे थे, और मैं चाहता था कि आपको यहीं अपने करीब कहीं ठहराऊं। फिर मैंने इसलिए सोचा कि आपको अनवर का मकान ले दूं। यकीन माने इसमें मेरा कोई मुफाद नहीं था। अच्छा चिरागदीन, मैं अब इस मकान को बहुत जल्द छोड़ दूंगा। मगर साहब जी आप जाएंगे कहाँ? वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, इसी शहर में रहूंगा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। मगर बाबूजी, आपने दिल से मुझे माफ नहीं किया। नहीं चिरागदीन, ऐसी बात नहीं, बस मुझे इससे अच्छी जगह मिल चुकी है, और मैं तुमसे वादा करता हूँ तुमसे मिलने आता रहूंगा। और फिर अगले 3-4 रोज में मैंने उस मकान में अपना मुख्तसर सा सामान उठाया और चाबी चिरागदीन के हवाले की। अनवर के पास पहले ही किराया मौजूद था, लिहाजा इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि उसे मेरे मकान छोड़ने का कोई गम होगा। चिरागदीन ने मुझे डुबडुबाई आंखों से खुदा हाफिज कहा, और मैं उस गली से निकलकर दूसरी गली में आ गया। एक जवान औरत के घर रहना, वो भी बगैर किसी रिश्ते के, बड़ी अजीब सी बात थी। लेकिन जिस तरह के हालात का सामना मैंने उस मकान में किया था, वहां रहना मेरे लिए दुश्वार था। उस मकान में आसेब था, इस बात का मुझसे ज्यादा और कौन गवाह हो सकता था। मगर मैंने दिल में सोच रखा था कि किसी न किसी दिन इस राज को जान कर रहूंगा। लेकिन फिलहाल मैं इस बारे में ज्यादा सोचने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, और ना ही उस मकान में ज्यादा दिन रहना चाहता था, क्योंकि इस शहर में मेरा कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। इस औरत के पास रहकर मुझे कुछ फायदा हासिल हो सकता था, वहां रहकर मुझे कुछ फायदा नहीं था। मैं जानता था कि ये औरत इस शहर की रहने वाली है, और जिस तरह हालात और वाकयात को परखती है, मुझे जरूर इसके पास रहकर कुछ फायदा होगा। और अगर फायदा या नुकसान ना भी हो तो मुझे आगे कुछ रास्ता तो नजर आएगा कि मुझे आगे क्या लायामल इख्तियार करना है। फहमीदा ने मेरे लिए ऊपर के पोर्शन में एक कमरा फिक्स कर दिया और मुझे वहां पर रिहाइश दे दी। मगर जिस दिन मैं उसके घर गया, उसने मुझे सामने बिठाकर सख्ती से कहा,
कि मैं जानती हूँ कि तुम एक चोर हो। ये जानकर भी मैं तुम्हें अपने घर रहने को जगह दे रही हूँ, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर एक अच्छा इंसान छुपा हुआ है। यहाँ तुम रह सकते हो, मगर उसके लिए तुम्हें मेरी 2 बातें माननी होगी। पहली शर्त तो ये कि तुम चोरी नहीं करोगे, और दूसरी बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हुआ और पूछने लगा, दूसरी बात क्या? कहने लगी, तुम्हें यहाँ रहने का कुछ ना कुछ मुआवजा तो देना होगा। तुम्हें बिल्कुल मुफ्त में तो मैं रिहाइश नहीं दे रही, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं उसकी बात सुनकर हैरान होकर उसे देखने लगा। यहाँ पर आने की पेशकश करते वक्त उसने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी कि मुझे उसका कोई काम करना होगा, मगर अब उसने 2 टोक अल्फाज में कह दिया था कि एक तो इस चोरी जैसी आदत को छोड़ना होगा, और दूसरा मुझे उसके लिए कोई काम करना होगा। वो काम क्या था, ये सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा। मैं उसकी तरफ देख रहा था। उसने मुझे उठने का इशारा किया और फिर मुझे मेरे कमरे की तरफ लेकर चल पड़ी, मगर मेरे दिमाग में यही बात घूम रही थी कि आखिर वो मुझसे क्या काम लेना चाहती है। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, और इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।